मेरा नाम सचिन खेवाल है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द एग्जाम इन लाइफ पर। हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं इस सीरीज में 2024 से 2009 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो भी रिलेवेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो सभी इंक्लूड किए जाएंगे। और यह सीरीज में हम पार्ट 2 जिसमें प्रोफेशनल स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें वेरियस सीएसएफ एक्ट्स एंड रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हम पार्ट 2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अभी के नए एग्जाम के जो सिलेबस आया है उसको ध्यान में रखते हुए रिलेवेंट है। तो आज हम शुरू करते हैं सीएसएफ एलडीसी के 2023 के एग्जाम के पीवाईक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू द मेंबर ऑफ द फोर्स? डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इंडियन पीनल कोड 1860, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो कौन सा एक्ट है जो सीएसएफ पर लागू नहीं होता है, सीएसएफ के मेंबर ऑफ फोर्स पर? तो ऐसे 3 एक्ट है जो सीएसएफ के मेंबर ऑफ फोर्स पर लागू नहीं होते। पेमेंट एंड वेजेस एक्ट 1936, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्री एक्ट 1948। तो हमारा सही जवाब होगा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी अवॉर्डेड एज पनिशमेंट बाय द सुपरवाइजरी ऑफिसर टू एन एनरोलमेंट मेंबर ऑफ द सीएसएफ हु डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज इन ए केयरलेस और नेग्लिजेंट मैनर? तो कौन सा पनिशमेंट है जो नहीं दिया जा सकता? तो अगर हम मेजर और माइनर दोनों तरह की पनिशमेंट हमने ध्यान से पढ़ा है तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि सेंसर एक पनिशमेंट है जो कि नेग्लिजेंट मैनर में ड्यूटी करने के लिए दिया जाता है। विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन भी एक पनिशमेंट का पार्ट है। डेप्रिवेशन ऑफ स्पेशल इमोलमेंट भी एक पार्ट है, लेकिन फाइन अमाउंटिंग टू 30 डेज पे यह पनिशमेंट नहीं दी जा सकती सुपरवाइजरी ऑफिसर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the prescribed duration for filing a revision petition by an enrolled member of the CSF aggrieved by an appellate order against an order made under section 8 of the CSF Act 1968? और हमारे ऑप्शन है विद इन ए पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड टू हिम, या विद इन ए पीरियड ऑफ 2 month, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 month और 6 month। यह है हमारे ऑप्शन है। तो सेक्शन 8 जो सीएसएफ का है वो डील करता है डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट मेंबर ऑफ फोर्स, और उसमें रिवीजन पेटिशन के लिए टाइम होता है 6 months का रिवीजन पेटिशन फाइल करने के लिए। अगर वहीं पर हम अपील फाइल कर रहे हैं तो उसमें टाइम दिया जाता है 1 month का। वो है भी सेक्शन 8 के अंडर ही डील होता है सीएसएफ एक्ट में, लेकिन अपील के लिए हमें 1 महीने का टाइम मिलता है और रिवीजन पेटिशन के लिए 6 महीने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल मेंबर्स एनरोल्ड विद द फोर्स अंडर सीएसएफ एक्ट 1968 आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू देम? सभी मेंबर ऑफ फोर्स के लिए कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, तो ऐसी कौन सी रेस्ट्रिक्शन है जो इसमें नहीं है? तो ऑप्शन है एसोसिएट विद एनी ट्रेड यूनियन और लेबर यूनियन। तो यह मेंबर ऑफ फोर्स पर होता है कि वो किसी ट्रेड यूनियन और लेबर यूनियन का पार्ट नहीं हो सकते, तो यह अप्लाई होगा, लेकिन हमसे पूछा है नॉट अप्लाई, तो ये हमारा सही जवाब नहीं है। बी ए मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल एसोसिएशन, यह भी सही जवाब नहीं होगा क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल एसोसिएशन से मेंबर ऑफ फोर्स एसोसिएट नहीं हो सकते। बी ए मेंबर ऑफ एनी सोसाइटी दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ द फोर्स, जो फोर्स का पार्ट नहीं है ऐसी किसी भी सोसाइटी का मेंबर ऑफ फोर्स नहीं हो सकते। पब्लिश ए बुक ऑफ साइंटिफिक कैरेक्टर, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम कोई भी साइंटिफिक बुक मेंबर ऑफ फोर्स जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑफेंसेस सच एज वायलेशन ऑफ ड्यूटी एंड विलफुल ब्रीच, नेग्लेक्ट ऑफ एनी रूल और रेगुलेशन और लॉफुल ऑर्डर ऑफ ए सुपरवाइजरी ऑफिसर अंडर सेक्शन 18 ऑफ द सीएसएफ एक्ट 1968? तो कैसा ऑफेंस होगा अगर कोई विलफुल ब्रीच, नेग्लेक्ट ऑफ एनी रूल एंड रेगुलेशन करे? तो सुपरवाइजरी जो ऑफिसर्स है वो कैसे सेक्शन 18 के अंडर में डील करेंगे? तो यह एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस की तरह डील किया जाएगा। और कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ये दोनों वर्ड के बारे में भी थोड़ा हमें क्लियरिटी होनी चाहिए। कॉग्निजेबल होता है अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। यह है जब हमें इमीडिएट एक्शन लेना होता है और मैटर सीरियस होता है, ग्रेविटी मैटर का ज़्यादा होता है, तब कॉग्निजेबल ऑफेंस कंसीडर करते हैं। इसके लिए हमें मजिस्ट्रेट का परमिशन नहीं चाहिए होता है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है कि पुलिस बेल नहीं दे सकती। ऐसा नहीं है कि बेल नहीं दिया जा सकता, लेकिन नॉर्मली बेल नहीं दिया जाता, यह सोचकर यह मानकर कि कहीं यह एविडेंस के साथ में छेड़छाड़ ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंपोजिशन, ग्रुपिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ एस्कॉर्ट इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ? आप किस चीज़ के बेसिस पर एस्कॉर्ट का जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी कंपोजिशन है, वो किस बेस पर डिसाइड करोगे? तो नेचर एंड साइज ऑफ द कन्वॉय टू द बी एस्कॉर्टेड, यह भी एक हो सकता है कि जिसको हम एस्कॉर्ट कर रहे हैं उसका साइज क्या है, उसी के हिसाब से हम अपने एस्कॉर्ट का स्ट्रेंथ डिसाइड करेंगे। नेचर ऑफ रूट एंड टेरेन टू बी पास थ्रू, किस रूट और किस टेरेन से हमें गुजरना है? अगर टफ टेरेन है तो मैन पावर ज़्यादा चाहिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बोथ सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रायर इन्फॉर्मेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज इज आर इसेंशियल फॉर फूड पेट्रोलिंग? फूड पेट्रोलिंग करने के लिए कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है इनमें से जो कि प्रायर इन्फॉर्मेशन चाहिएगी? टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, हाँ जी, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एरिया, ये भी चाहिएगा। लोकेशन ऑफ द टेररिस्ट कैंप्स, ये भी चाहिएगा। तो ऐसे जो जर्नल से लगने वाले स्टेटमेंट होते हैं, यह ऑलमोस्ट ऐसा देखा गया है कि सभी सही होते हैं। अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप एक एटलीस्ट इंटेलिजेंट गैस कर सकते हैं कि यह सभी सही हो गए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो गैस करना बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड डेजिग्नेशन और रिवाइज डेजिग्नेशन एज पर सीएसएफ अमेंडमेंट एक्ट 1983। ये है मेरे हिसाब से तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस कम हो गए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पहला है सिक्योरिटी गार्ड। तो यहाँ पे ए, सी और डी तीनों में गार्ड है और बी में है ऑफिसर। तो जैसा कि हम जानते हैं ऑफिसर है तो असिस्टेंट कमांडेंट जी ऑफिसर हो गया। अभी गार्ड, हेड गार्ड और सीनियर गार्ड। तो सिक्योरिटी गार्ड हम कांस्टेबल से रिलेट कर सकते हैं, हेड सिक्योरिटी गार्ड हेड कांस्टेबल से रिलेट कर सकते हैं और सीनियर सिक्योरिटी गार्ड नायक। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कन्फाइनमेंट ऑफ एनी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द सीएसएफ विद इन द प्रीसिंट ऑफ एनी बैरक लाइन्स एंड कैंप फॉर द टाइम बीइंग ऑक्युपाइड बाय एनी डिटैचमेंट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड। किसी एनरोलमेंट मेंबर ऑफ द फोर्स को अगर हम उसके बैरक में ही ऑक्युपाइड कर ले तो यह कैसा अरेस्ट होगा? तो यह एक ओपन अरेस्ट होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 10 ड्यूरिंग द डेपुटेशन द ऑफिसर ऑन डेपुटेशन शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द सीएसएफ एक्ट एंड सीएसएफ रूल्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल शैल नॉट अप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेपुटेशन। तो डेपुटेशन के दौरान में कौन से सीएसएफ रूल और सीएसएफ एक्ट उन पर अप्लाई नहीं होते? तो ऑप्शन को अगर देखें तो रूल नंबर 58 होता है रिटर्न कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बिफोर 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। रूल नंबर 58 कहता है कि 10 साल की सर्विस के बाद अगर हमारी 10 साल की सर्विस नहीं हुई है तो हमें कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग देना होगा, और अगर 10 साल से ज़्यादा का सर्विस है तो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो यह है जब ड्यूरिंग द डेपुटेशन यह रूल अप्लाई नहीं होता है। रूल 59 है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रिसीव्ड। जब कोई मेंबर ऑफ फोर्स को छोड़ के चले जाते हैं तो उन्हें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो रूल नंबर 59 उसी से डील करता है और यह डेपुटेशन के दौरान अप्लाई नहीं होता। रूल नंबर 71 है रैंक एंड कैटेगरीज इन सीएसएफ। सीएसएफ में रैंकिंग और कैटेगरीज कैसे डिवाइड है हायरार्किकल, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। यह भी डेपुटेशन के दौरान में अप्लाई नहीं होता। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1965 एन अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। तो सीसीएस कंडक्ट रूल 1965 के तहत किस अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। तो अगर हम सारे ऑप्शंस देखें, हम यह मान के चलते हैं कि हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर हम सारे ऑप्शन देखें एनी ऑर्डर मेड बाय द प्रेसिडेंट, तो यह तो गलत होगा कि प्रेसिडेंट के किसी भी ऑर्डर के लिए अपील फाइल की जाएगी। एनी ऑर्डर पास्ड बाय एन इंक्वायरिंग अथॉरिटी इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी अथॉरिटी का कोर्स ऑफ इंक्वायरी के दौरान जो ऑर्डर पास करती है इंक्वायरी अथॉरिटी उसके लिए अपील फाइल किया जाएगा, यह भी गलत होगा। और एनी ऑर्डर ऑफ एन इंटरलोकेटरी नेचर और ऑफ द नेचर ऑफ ए स्टेप इन एड ऑफ द फाइनल डिस्पोजल ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अदर देन एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, यह भी गलत होगा। तो हमारा सही जवाब होगा एन ऑर्डर एनहेंसिंग एनी पेनल्टी इम्पोज्ड अंडर रूल 11। तो अंडर द सीसीएस कंडक्ट रूल 1965 एन अपील कैन बी, एक अपील को फाइल किया जा सकता है किसी भी ऑर्डर एन ऑर्डर एनहेंसिंग एनी पेनल्टी जो पेनल्टी लगाता है इम्पोज्ड अंडर रूल 11 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फेंसिस इज करेक्ट। फेंसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? हमारे पास ऑप्शन है फेंसिस आर द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन, फेंसिस पोस्ट शुड बी प्लेस्ड एट लीस्ट 30 फीट अपार्ट, एंटी क्लाइम पेंट्स शुड बी यूज्ड इन फेंसिस एज एन एडिशनल मेजर ऑफ सिक्योरिटी। तो पहला जो ऑप्शन है फेंसिस आर द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन, यह है बिल्कुल ठीक है। फेंसिस पोस्ट शुड बी प्लेस्ड एट लीस्ट 30 फीट अपार्ट। तो मैं आपको बता दूं कि फेंसिस पोस्ट का जो मिनिमम जो लेंथ होता है वह होता है 8 फीट टू 25 फीट। तो 30 फीट होने की वजह से यह गलत हो जाएगा और थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट रिलेवेंट फॉर सर्विलेंस। सर्विलेंस के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा रिलेवेंट है? तो सीसीटीवी, की कंट्रोल, एक्सिस कंट्रोल, जो भी ऐसे जर्नल से स्टेटमेंट दिखाई दिए सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है सर्विलेंस के लिए। तो इनका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलटीसी कांट बी अवेल ड्यूरिंग। तो एलटीसी अर्न लीव, कैजुअल लीव के साथ लिया जा सकता है, हाफ पे लीव के साथ, चाइल्ड केयर लीव के साथ में एलटीसी नहीं लिया जा सकता। तो हमारा जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ वार्निंग एंड डिटेक्शन बाय डॉग। और हमारे आंसर है एबिलिटी ऑफ ए हैंडलर टू रीड, कंसंट्रेशन ऑफ सेंट, डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन, कंडीशन ऑफ फिटनेस ऑफ द डॉग। तो जैसा कि मैंने बताया आपको जो जर्नल सा स्टेटमेंट है सभी, एबिलिटी ऑफ ए हैंडलर टू रीड हिज डॉग हो सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ सेंट हो सकता है, डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन, कंडीशन ऑफ फिटनेस ऑफ द डॉग हो सकता है। तो जब भी ऐसे जर्नल से स्टेटमेंट आए और हमें अगर ज़्यादा जानकारी उनके बारे में नहीं भी है तो हमें ऑप्शन डी ले लेना चाहिए। वो सभी जनरली राइट होते हैं और अगर एक बार पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि कुछ गलत है, कुछ ओड है, तो वो अलग से दिख जाएगा उन स्टेटमेंट में। तो फिर जो ओड है उसे निकाल के बाकी सभी राइट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अपॉइंटमेंट्स टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए एंड सेंट्रल सिविल पोस्ट ग्रुप ए शैल बी मेड बाय। ये सभी को पता होना चाहिए कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो ग्रुप ए के अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो सभी अंडर द हैंड एंड सील ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, बैंकर, मर्चेंट और एजेंट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए पब्लिक सर्वेंट, बैंकर, मर्चेंट और एजेंट को क्या पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया जा सकता है? तो यह आईपीसी की जो सेक्शन 49 है उसके तहत में 10 साल तक की सज़ा और जो भी वाजिब फाइन है वह लगाया जा सकता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। लेकिन सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी के तहत में यह 3 साल का दिया जा सकता है पनिशमेंट। सेक्शन 406 के तहत वह डिपेंड करता है केस की ग्रेविटी और जो जजमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर कि वो किस सेक्शन के तहत डील करेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल ग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंसेस ऑफ द थेफ्ट, कि चोरी करने के लिए क्या चीज़ इसेंशियल नहीं है। तो टेकिंग, कुछ लेना, यह है इसेंशियल होगा, क्योंकि अगर हम कुछ नहीं लेंगे तो फिर चोरी कैसा। अब ऐसे बोलते हैं कि दिल चुरा लिया, अब दिल तो अपने पास ही है, वो कैसा चोरी हुआ। डिसऑनेस्ट इंटेंशन, कुछ भी चोरी करने के लिए कोई बेईमानी की जो इंटेंशन है वो होनी चाहिए, यह भी ज़रूरी है। और मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी चोरी मानी जाएगी। तो यह ऑप्शन जो सही नहीं होगा, पुटिंग ए पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें किसी को डराना पड़े, किसी को हर्ट करना पड़े, कोई सो रहा है उसके वहाँ से तब भी चीज़ को चोरी किया जा सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ एयरपोर्ट इंटरनेशनली एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का ऑडिट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। तो जो भी हमारे भाई बहन, जो भी मेरे फ्रेंड्स एयरपोर्ट पर काम करते हैं, उन्हें पता होगा कि यह एजेंसी होती है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और यह UN की एजेंसी है जो कनाडा में, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, और 1947 में ये इस एजेंसी को बनाया गया। यह इंटरनेशनली सभी एयरपोर्ट्स का सिक्योरिटी ऑडिट करते हैं। इसी के पैरेलल एजेंसी इंडिया में है BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन स्टैंडर्ड। यह MCA, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर है, और यह 1949 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। यह इसी वही फंक्शन परफॉर्म करती है जो ICAO इंटरनेशनल करती है। ACI, एविएशन काउंसिल इंटरनेशनल, 1980 में इसे बनाया गया, और यह भी एयरपोर्ट की सेफ्टी सिक्योरिटी को ही मेज़र करते हैं। ITA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी, 1945 हवाना, यह भी एक एयरपोर्ट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू आर वर्किंग एज द हेड ऑफ द CISF सिक्योरिटी यूनिट ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट, यू आर सपोज टू एक्ट अगेंस्ट द किडनैपिंग ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी डन बाय यू। एक मैनेजिंग डायरेक्टर है जिनको किडनैप कर लिया है, आप उस यूनिट के हेड है, तो आपके द्वारा क्या चीज़ें की जाएगी और क्या नहीं की जाएगी। ट्राई टू मेक कॉन्टैक्ट विद द किडनैपर थ्रू इनफॉर्मल सोर्सेज, आप जो किडनैपर से उनके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे इनफॉर्मली, हाँ यह तो कर सकते हैं। कन्वे मैसेज टू द मैनेजिंग डायरेक्टर दैट ही शुड नॉट रेसिस्ट एट एनी कॉस्ट, यह भी कर सकते हैं कि हम मैनेजिंग डायरेक्टर को मैसेज पास करा दें कि आप उनकी जो मांगे हैं उनको रेसिस्ट ना करें, उनको रिफ्यूट ना करें, और तब तक हम देखते हैं क्या हो सकता है। डू नॉट ट्राई टू बी हीरोइक, रेदर एंगेज द किडनैपर्स इन नेगोशिएशन, कोई भी हीरोइक एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, किडनैपर्स को एंगेज करना है नेगोशिएशन के लिए। एंड लास्ट इज ऑलवेज एज्यूम दैट यू कैन रीजन आउट विद किडनैपर्स एंड विन देम ओवर, ये तो बिल्कुल बेतुका है। सभी जर्नल से स्टेटमेंट्स थे, मैं बोलता कि सभी को लगा देना चाहिए था, लेकिन जो भी अलग होगा वो अलग से दिखाई देगा, और उसे हटा के बाकी सभी को लगा देना है। अलग से कैसे दिखाई देगा, ऑलवेज एज्यूम दैट यू कैन रीजन आउट विद किडनैपर्स, किडनैपर्स को हम बातचीत करके उन्हें रीजन आउट कर देने का मतलब होता है कि हम उन्हें बातचीत में उन्हें ऐसा फील करा दें कि वो हार गए हैं, एंड विन देम ओवर, और हम जीत जाएँ, जबकि किडनैपर्स इसलिए कुछ करते नहीं कि वो हार जीत के लिए नहीं करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर द हेड ऑफ द सिक्योरिटी यूनिट ऑफ एयरपोर्ट एंड एरोप्लेन हैज़ बीन हाईजैक्ड, एक एयरपोर्ट के आप हेड है जहाँ पे एक एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया है, तो आप कैसे डील करेंगे। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लाइट क्रू एज दे ट्रेन टू डील विद सच कंटिजेंसी, यह बिल्कुल सही होगा। डू नॉट प्रोवोक द हाईजैकर्स इन एनी सर्कमस्टेंसेस, यह भी सही होगा। कन्वॉय टू द हाईजैकर्स दैट यू आर स्काई मार्शल, जो भी अलग होगा। ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, और हमारा सही जवाब हो जाएगा 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर A। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइनर पेनल्टीज, कौन सा इनमें माइनर पेनल्टी है। तो अगर हम डिस्कस करें माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी को, तो डिसमिसल, रिमूवल, कंपलसरी और रिडक्शन, यह 4 मेजर पेनल्टीज़ हैं। तो कंपलसरी मेजर पेनल्टी है, और रिडक्शन टू लोअर स्टेज यह भी मेजर पेनल्टी है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 3, ऑप्शन B सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू CISF एक्ट इज करेक्ट। हेड कांस्टेबल इज एन अंडर ऑफिसर, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ऑफिसर्स का जो शुरुआत होती है वह ASI से माना जाता है ऑफिसर, और हेड कांस्टेबल इज अंडर ऑफिसर, यह बिल्कुल सही है। सब इंस्पेक्टर इज एन सुपरवाइजरी ऑफिसर, गलत। सुपरवाइज AC असिस्टेंट कमांडेंट के बाद जो ऑफिसर्स होते हैं DC कमांडेंट, वो सुपरवाइजरी ऑफिसर होते हैं, और सब इंस्पेक्टर होते हैं सब ऑफिसर्स। जॉइंट वेंचर इज नॉट डिफाइंड इन CISF एक्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये नोट होने की वजह से यह गलत हो जाता है, क्योंकि CISF में यह डिफाइन है। डायरेक्टर जनरल इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ CISF, यह बिल्कुल सही है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। डायरेक्टर जनरल ऑफ द CISF कैन कन्फर लोकल रैंक्स अप टू द रैंक ऑफ कमांडेंट्स ओनली। तो अगर मैं CISF एक्ट के सेक्शन 5 की बात करूँ तो उसमें क्लियरली ऐसा मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं कि ए लोकल रैंक शैल बी कन्फर्ड बाय द DG अप टू एंड इंक्लूडिंग द रैंक ऑफ कमांडेंट्स ओनली, अप टू एंड इंक्लूडिंग द रैंक्स ऑफ कमांडेंट ओनली। और यह स्टेटमेंट को अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यह है अप टू कमांडेंट्स ओनली,
तो यह है इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, तो इसे हम रूल आउट करेंगे। एंड द नेक्स्ट, द डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF कांट डेलीगेट द पावर ऑफ, यह डेलीगेट नहीं किया जा सकता, DG को खुद ही ग्रांट करने पड़ते हैं लोकल जो रैंक्स हैं। द ऑफिसर हु हैज़ बीन ग्रांटेड ए लोकल रैंक सेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी एक्स्ट्रा पे अलाउंस, यह भी सही होगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी हु अमंग द फॉलोइंग हेड ऑफ द कमेटी। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए जो कमेटी होती है उसका हेड कौन होता है? तो अगर मैं उनकी कंपोजिशन डिस्कस करूँ तो वह कमेटी कंसिस्ट करती है प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेज और यूनियन होम मिनिस्टर, जिसे कि चेयर्ड करते हैं PM। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज। तो जो ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 है, कौन कौन सी बॉडी जो इनमें से है, कौन कौन सी बॉडी बनाई है? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और ह्यूमन राइट्स कोर्ट। तो सही जवाब हो जाएगा 1, 2 एंड 4। यह 3 बॉडी बनाई है, जबकि ह्यूमन राइट्स जो ट्रिब्यूनल होता है, ट्रिब्यूनल हम बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 323A और 23B के अंडर। वह किसी ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंडर नहीं बनाए जाते ट्रिब्यूनल, क्योंकि उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इमरजेंसी प्लान विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन ए शट डाउन प्रोसीजर। तो इमरजेंसी प्लान में शट डाउन प्रोसीजर के लिए कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे? सेटिंग ऑफ द पावर मशीन एंड फैंस, ये है लेने पड़ेंगे कि हम सभी को शट ऑफ कर देंगे। ओपनिंग विंडोज एक्सेप्ट इन केस ऑफ बॉम्ब डिस्पोजल, रिडिकुलस, हम विंडो ओपन क्यों करेंगे जब हम शट डाउन प्रोसीजर कर रहे हैं? तो क्लोजिंग वॉल्स, यह भी करेंगे। अनप्लगिंग वेंट्स एंड पाइप, ये नहीं करेंगे क्योंकि अनप्लग कर देने से। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 एंड 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 Ds इन द प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के प्रिंसिपल में 3 D कौन कौन से हैं? डिनायल, डिटेक्शन, डेटरेंस, डिस्ट्रैक्शन। तो कहीं भी सिक्योरिटी में डिस्ट्रैक्शन तो नहीं होगा D में, तो यहाँ से हम करेंगे 1, 2, 3, यह हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करते ब्रीफिंग बाय द कॉन्वॉय कमांडर बिफोर मूविंग ऑफ मस्ट बी डिटेल्ड एंड एक्सप्लिसिट, द ब्रीफिंग शुड इंक्लूड। तो ब्रीफिंग में कौन कौन से पॉइंट हो गए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेपन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग, ये बिल्कुल गलत होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेपन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए बिना ध्यान में रखे हुए कि ट्रेनिंग किसका हुआ है, कैसा हुआ है। अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ व्हीकल कमांडर्स, ये ठीक होगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमेंडेशन डिस्क कांट बी अवॉर्डेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। जो कमेंडेशन डिस्क होती है वह DG द्वारा दिया जाता है, तो वह कब नहीं दिया जा सकता, किन ग्राउंड्स पे नहीं दिया जा सकता? तो कमेंडेबल वर्क ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी दिया जा सकता है इसमें। एक्सीडेंट फ्री ड्राइविंग एंड गुड रिकॉर्ड फॉर 10 ईयर्स, ये बेसिकली 15 ईयर्स होता है, और एक्सीडेंट फ्री ड्राइविंग ऐसा कुछ नहीं है। तो क्लीन एंड गुड रिकॉर्ड सर्विस फॉर 15 ईयर्स, ये ठीक है। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल, ये भी ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एम्प्लॉइज ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कैन बी ग्रांटेड मॉनेटरी रिवार्ड इफ दे हेल्प टू डिटेक्ट सीरियस क्राइम। ऐसा किया जा सकता है कि थोड़ा बहुत मॉनेटरी जो रिवॉर्ड है वो दे दिया जाए जब कोई सीरियस क्राइम को एक्सपोज करे, डिटेक्ट करे। मॉनेटरी रिवार्ड इज एडमिसेबल टू नॉन गैजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स ओनली, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि गैजेटेड को तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है मॉनेटरी रिवार्ड की। तो हमारा ऑप्शन C ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सुपरवाइजरी ऑफिसर्स ऑफ द CISF आर गवर्नड बाय CCS कंडक्ट रूल 1965, ये बिल्कुल सही है। जो हमारे AC या उससे ऊपर की रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वे CCS कंडक्ट रूल 1965 के तहत आते हैं। लीव रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट फुल्ली एप्लीकेबल टू द एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स, यह भी सही है। लीव रूल्स भी फुल्ली जो है एप्लीकेबल नहीं होते CISF पर, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। लीव रूल्स एज डिफाइंड जनरल गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर नॉट फुल्ली एप्लीकेबल टू CISF ड्यू टू यूनिक नेचर ऑफ देयर ड्यूटीज विच ऑफर रिक्वायर्ड देम टू बी ऑन ड्यूटी एट एनी टाइम एंड प्लेस, meaning their leave may need not to be adjusted based on operational needs and security consideration. Essentially, CISF personnel can be considered always on duty. Beautiful. And their leave may be restricted depending on their deployment location and security situation. तो ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following can investigate an offences committed under the scheduled caste and scheduled tribes? तो DSP से नीचे की रैंक का कोई भी ऑफिसर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड क्राइम्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्सपीस व्हाट इज मेंट बाय TIP। TIP इज मेंट बाय थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन, क्योंकि टेस्ट आइडेंटिफायर परेड तो होगा ही नहीं। थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर यह भी नहीं होगा। तो बेसिकली यह एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर हमें पता है तो ठीक है, अदरवाइज थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन इसका सही जवाब होगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एविएशन सिक्योरिटी ए मैच बॉक्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो मैच बॉक्स आएगा एक्सप्लोसिव के अंदर, नहीं आएगा मैच बॉक्स, क्योंकि यह ऐसे ट्रिगर नहीं होता। डेंजर सब्सटेंस भी नहीं है, नॉर्मल लोग बाग घर में यूज़ करते हैं माचिस। वेपन भी माचिस नहीं है, इसे यूज़ किया जा सकता है वैसे वेपन की तरह। इंसीडियरी यह सही जवाब होगा। इंसीडियरी कैटेगरी के अंदर मैच बॉक्स को डील किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। AK-47 राइफल यूज 76
0.62 mm एमुनेशन। इंसास राइफल्स यूज एमुनेशन ऑफ 5.56। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर हमने जरा सा भी ध्यान दिया है वेपन ट्रेनिंग के दौरान तो यह चीज़ें बार बार बताई जाती हैं। इंसास राइफल इज शॉर्टर देन AK-47 राइफल, ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने भी दोनों राइफलों को देखा है तो वह क्लियरली बता सकता है कि किसका साइज ज़्यादा होगा। AK-47 राइफल इज़ हैवियर देन इंसास राइफल, ये भी गलत होगा। इंसास राइफल हैवी होती है और AK-47 हल्का होता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन VIP सिक्योरिटी काउंटर सर्विलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल फॉर काउंटर सर्विलेंस? ट्राइंग स्पीडी अप एंड देन स्लो डाउन, वॉक इनटू ए बिल्डिंग एंड स्टॉप एब्रप्टली, ड्रॉप समथिंग टू सी इफ समथिंग पिकअप्स। ये जनरल से स्टेटमेंट है तीनों, ऐसे क्लियरली मतलब नहीं कहा जा सकता कि ये होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे जो कि हमारा सही जवाब है। 37 अगला क्वेश्चन है। In 2015, the Supreme Court of India struck down Section 66A of Information and Technology Act 2000. Section 66A बेसिकली डील करता था मतलब जो फॉल्स और जो मिस अप्रोप्रिएशन, जो गलत कंटेंट है सोशल मीडिया पर, वो किसी को भी ऐसे ही भेज देना, उससे डील करता था कि ऐसे ही किसी को ना भेजे और किसी की प्राइवेसी को ना हैम्पर किया जाए। तो बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो किसी भी इंसान को ऐसे ही सोशल मीडिया से कुछ भी मतलब गलत कंटेंट, ऑब्सीन कंटेंट कुछ भी ऐसा भेज देना, तो यह वायलेटिव हुआ और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ। सुप्रीम कोर्ट डिलीवर दिस लैंडमार्क जजमेंट। तो यह किस केस में किया गया था? यह बहुत ही फेमस केस था, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो वैसे भी मतलब लड़कियों को ही जनरली ऐसा कंटेंट भेजा जाता है और बाकी सभी को अगर देखा जाए तो शंकर, शमशेर, सुहास काटी, तो श्रेया सिंघल वैसे भी गेस किया जा सकता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। रोड ब्लॉक इज डन इन टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स शुड बी फॉलोड इन इट? तो रोड ब्लॉक जो किया जाता है टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया में, तो कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो किया जाता है? इट शुड बी मेक इट डिफिकल्ट फॉर द टेररिस्ट टू टर्न बैक। तो ये सही है कि टेररिस्ट का जो रास्ता है उसको डिफिकल्ट बनाया जाता है कि वह आगे और पीछे आसानी से ना मूव कर सके। एडिक्वेट ट्रूप्स शुड बी केप्ट इन द ओपन, किसी भी टेररिस्ट एरिया में एडिक्वेट ट्रूप ओपन में नहीं भेजे जाते, तो यह गलत हो जाएगा। मैनिंग ऑफ रोड ब्लॉक शुड बी डन एज पर ट्रैफिक मूवमेंट, तो जैसा ट्रैफिक का मूवमेंट है उसी को देखकर, उसी को ध्यान में रखकर रोड ब्लॉक किया जाना चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन शुड बी सेटअप ऑडिएबल टू ऑल नियर बाय पर्सनल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3, यह भी सही नहीं होगा। प्रॉपर कम्युनिकेशन बी सेटअप ऑडिएबल टू ऑल नियर बाय पर्सनल, यह भी रोड ब्लॉक के लिए सही नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए VIP इज स्टेइंग इन द होटल यू शुड चेक, तो व्हाट यू शुड चेक? तो ऑप्शंस है इमरजेंसी एग्जिट आर अवेलेबल, यस इट इज़ डेफिनेटली चेक्ड, एंड इनकमिंग कॉल्स आर स्क्रीन्ड, यह भी किया जाएगा। वैल्यूएबल्स ऑफ डिपॉजिट विद द बॉडीगार्ड्स, बॉडीगार्ड्स के पास में VIP के वैल्यूएबल्स, बॉडीगार्ड भाग गया तो क्यों दिए जाएंगे बोला? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा रिलीवेंट नहीं लगा मुझे। यहाँ पे रिलीवेंट है ये केस विनीत नारायण एंड अदर्स यूनियन ऑफ इंडिया। यह केस बेसिकली 1997 का केस है, जिसे कि जैन हवाला केस भी कहा जाता है। यह है मतलब एक लैंडमार्क जजमेंट है करप्शन और हवाला मनी की मूवमेंट को लेकर, तो यह केस हमें पता होना चाहिए वैसे। 41 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अथॉरिटी अपॉइंटेड कंस्टिट्यूटेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 CSF के अंडर नहीं आता। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट शैल नॉट बी अप्लाई टू द मेंबर ऑफ द CSF फोर्स। तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्ट 1947 यह एक्ट CSF के मेंबर ऑफ फोर्स पर लागू नहीं होता, और पेमेंट एंड वेजेज एक्ट और फैक्ट्री एक्ट। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो किसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत में कंस्टिट्यूट नहीं किया गया था? कंसिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, वर्क कमेटी, रजिस्ट्रार को नहीं किया गया था। रजिस्ट्रार एक अलग ऑफिस है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से में नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म एंड मीनिंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? टर्म और उसका मीनिंग करेक्टली मैच किस ऑप्शन में नहीं है? लॉकआउट, टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ ए क्लोज, ये सही है, मैच है। ले ऑफ, फेल्योर, इनएबिलिटी, रिफ्यूजल ऑफ एम्प्लॉय टू गिव एम्प्लॉयमेंट, यह भी सही है। सुपर एनुएशन, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कमैन एज ए रिजल्ट ऑफ नॉन रिन्यूएबल और कॉन्ट्रैक्ट, तो यह सस्पेंशन नहीं होगा। तो ये मिसमैच है, यही सही जवाब होगा। Who among the following is authorized to grant a warrant to search of document, parcel and other thing to custody of the? जो भी टेलीग्राम और पोस्टल में की कस्टडी में जो भी पार्सल्स होते हैं उन्हें चेक करने का जो ऑर्डर है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कम का अधिकारी नहीं दे सकता, और वह भी कुछ स्पेशल केसों में ही, अदरवाइज उन्हें भी ऐसे चेक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, आफ्टर फ्रेमिंग द पेंशन स्कीम अंडर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, ए पेंशन फंड शैल बी एस्टैब्लिश्ड एज सून एज पॉसिबल। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पेंशन फंड शैल लीड टू सीजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो बेसिकली ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स को 1952 और 1955
2 बार इसको अमेंड किया गया है। और 1952 तो बेसिकली डील करता है रिटायरमेंट और उसके बाद के पर्क्स से, और 1955 डील करता है पेंशन से। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा फैमिली पेंशन स्कीम। फैमिली पेंशन स्कीम को जो है सब्ज्यूम कर दिया गया इस एक्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, जो कि 1952 और 1995 2 एक्ट हैं। एन एम्प्लॉय हु शैल बी मेंबर ऑफ पेंशन स्कीम इज सेट टू बी रीच द एज ऑफ सुपरएनुअल। तो इनमें क्लियरली एज दिया गया है कि एज 58 ईयर्स होगा जो पेंशन के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन 1952 और 1955 में जो डिफरेंस है वो है कि इसमें 58 एज दिया गया है और 55 में कहा है कि 58 एज और 10 ईयर्स का मिनिमम सर्विस। तो अगर आपका 10 साल का सर्विस हो जाए तो उसके बाद भी आपको पेंशन मिल सकती है। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आपको यह अच्छा लगा होगा इनिशिएटिव, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आगे की वीडियो में हम 2022 के जो पेपर हैं उनका एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे।